अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, मैंने कभी मोटिवेशन लूज़ नहीं किया, ये तो जस्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपका जो ध्यान भंग करता है वो करता है आपका फ़ोन। बिल्कुल रिसेंटली अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ मुझे लगा कि मैंने प्रिपरेशन क्यों शुरू की। एक सबसे बड़ा सवाल जी, कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में क्या सबसे बेहतर है? अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अगर आपको फील्ड जॉब देखनी है, एक्चुअली क्या होता है, आपने बोला कि अब 9 बजे पढ़ना है, 9:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, तो फ़ोन चलाते चलाते वो 10:30 तो 9:30 से 10 नहीं बजते, 9:30 से 11:30 बजते हैं। फिर हमें लगता है यार 11:30 तो बज गए हैं, कल से पढ़ेंगे। एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी में बहुत कम टाइम मिलता है तो वहाँ तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बात करूँगा बाकी एग्जाम्स की जहाँ ठीक ठाक टाइम मिलता है, मतलब 1 मिनट के हिसाब से अगर टाइम जोड़ा जाए तो। दोस्तों वैसे तो मैं अपने शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल पर यानी कि इस वाले चैनल पर जो ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड फॉर्म आते हैं या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड फॉर्म आते हैं उसको फिल करने की प्रोसेस बताता हूं, साथ में उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन वगैरह भी बताता हूं। लेकिन आज से हम लोग यहाँ पर एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और अभी कहीं ना कहीं पदस्थ हो चुके हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने जॉब देख ली है या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो उनके पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हर हफ्ते एक वीडियो लाइव की जाएगी। तो उसी सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हमारे साथ में आज हैं फरमान खान। अगर आप भिंड के हैं और भिंड में रहते हुए आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है जो कि टाइपिंग से रिलेट करता था तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप फरमान खान को जानते होंगे, क्योंकि हाल ही में इनका एक टाइपिंग सेंटर साथ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जिनमें से लगभग 1500 से ज्यादा कैंडिडेट कोर्ट की वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुके हैं और इनके इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर में तैयारी करने के बाद लगभग 2000 से ज्यादा कैंडिडेट सीपीसीटी पास कर चुके हैं। और हाँ, इनकी एक वेबसाइट भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी आपको काफी सारी मिल जाएंगी जिनमें आप एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह दे सकते हैं, वो भी फ्री में। और हाँ, एक खास बात और, ये वेबसाइट मोबाइल पे भी वर्क करती है बड़े आराम से, यानी कि मोबाइल में आप अपना कीबोर्ड वगैरह लगाकर बड़े आराम से इस वेबसाइट पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने खुद भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कई सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, लेकिन हाल ही में ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये वाला पॉडकास्ट आपके काफी काम आने वाला है और आपको इसको देखने के बाद काफी नई जानकारी मिलेगी, साथ में मोटिवेशन तो मिलेगा ही। तो भैया आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे ही आपको पता है कि हमारा पहला पॉडकास्ट है तो हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हुई हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में इस पॉडकास्ट को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो फरमान भाई, सबसे पहले ये बताइए कि सरकारी नौकरी शुरू करने के क्या क्या कारण थे आपकी लाइफ में? मेरे जीवन देखिए, मेरे पिताजी का टाइपिंग इंस्टीट्यूट रहा है लंबे समय से, तो मेरा जो आसपास का जो माहौल था वो शुरू से ही ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जब मैंने पढ़ना सीखा, जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो मेरे आसपास जितने लोग थे वो सारे कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इस वजह से मुझे उसी तरह का वातावरण मिला। लेकिन तैयारी की जर्नी में मैंने सीखा कि कंपटीशन की तैयारी या फिर बोल सकते हैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन केवल आप अर्निंग साधन के रूप में नहीं करना चाहते। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अगर आप होशियार हो और अगर आप अपने आप को सफल दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसीलिए यही कुछ चीज़ें रहीं जो मुझे सरकारी नौकरी की तरफ लेकर गई। तो इस तैयारी के दौरान आपने सबसे पहली परीक्षा कौन सी दी थी, याद है? बिल्कुल, क्या मैंने आपको बताया जैसा कि इस घर में शुरुआत से ही कंपटीशन का माहौल रहा है, तो स्कूल टाइम पे मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स दिए जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कराते हैं, कोचिंग्स कराते हैं, इंस्टीट्यूट कराते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को दिया। इसके अलावा कुछ ओलंपियाड्स भी दिए। इसके बाद मैंने पहला एग्जाम जो दिया जो मुझे याद है वो था एनडीए का, जिसमें मैं सफल नहीं रहा। एनडीए में तो खैर मुझे भी याद है कई सारे तो एनडीए मैंने दिया। उस वक्त चीज़ें पता नहीं थी, तो क्या होता है स्टार्टिंग में पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं और पेपर का टाइम मैनेजमेंट जानते नहीं है, तो पेपर हो जाता है लेकिन आंसर मार्क नहीं हो पाते, तो इस चक्कर में कई सारे क्वेश्चंस रह गए और सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद एक जॉब की, उस जॉब को करने के बाद 1-1.5 साल जॉब करने के बाद मतलब गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद उसे छोड़ी और फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी। जो जॉब की थी उससे पहले भी कोई तैयारी वगैरह की थी उससे रिलेटेड? नहीं, उससे पहले एक्चुअली वो 10+2 बेस्ड जॉब थी और ठीक ठाक एग्जाम चला जाता है उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक तैयारी की है। जो आप तैयारी कर रहे थे जी, उस दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ वगैरह क्या लगती थी? तैयारी के दौरान चुनौतियाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग अपन हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे एक आपकी इकोनॉमिकल है, आर्थिक रूप से चुनौती आ जाती है सामने। दूसरा आ जाता है आप अपने आप को लगातार मोटिवेट रखना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक अगर आप मोटिवेशन बना के रखे हुए हैं, लेकिन 3 महीने के मोटिवेशन में सिलेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उस मोटिवेशन लेवल को लगातार बनाए रखना। क्योंकि 3 महीने जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप ढील दोगे आप दोबारा वापस वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और अपने आप को लगातार मोटिवेट बनाए रखना तैयारी के दौरान इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सफल नहीं हुए
तो दोबारा रीस्टार्ट करना वो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपको अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने में। इसके अलावा आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी आ जाता है। अगर आप धीमे तैयारी में अगर आपको लंबा समय हो चुका होगा तो आपके ऊपर सामाजिक दबाव भी आ जाएगा कि आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो लगातार आपसे पूछते रहेंगे। ये एक बड़ा समस्या निकल के आती है। ये तो खैर सबके साथ तो निकल के आती है। और एक और समस्या जो मैंने देखी कि अगर आप अपने स्कूल में स्कूलिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है और आप होशियार थे, मतलब आपके ऊपर टैग लगा हुआ है रैंकर का या टॉपर का, तो आपको और ज़्यादा समस्या आएगी क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा। आप जितने होशियार रहे होंगे, जितने ज़्यादा रैंकर रहे होंगे, आपको उतना ही ज़्यादा दबाव झेलना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों का, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने तो हमेशा टॉप किया। तो कंपटीशन में भी आप एक बार दोगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे, जो नॉर्मली हो नहीं पाता। तो जो ये चुनौतियाँ थी उसको मतलब किस तरीके से आपने कंप्लीट किया, मतलब तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, मैंने कभी मोटिवेशन लूज नहीं किया, ये तो जस्ट झूठ हो जाएगा। ये तो सबके साथ होगा। मतलब अगर आपकी जर्नी है तो वो जर्नी हमेशा जिक्सॉ फॉर्म में चलेगी कि कुछ दिन मोटिवेशन हाई रहेगा, फिर लो आ जाएगा, फिर हाई रहेगा, फिर लो। लेकिन बात ये कि आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप तैयारी के फेज़ में हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। हो सकता है किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अगले दिन ये नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं रहे। जरूरी क्या, अगर आपने एक दिन 8 घंटे पढ़ा तो अगले दिन आप 6 घंटे पढ़ो। लगातार ये पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। हाँ, आपको कुछ दिन लगेगा, दिक्कतें आएंगी, या फिर अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको लगेगा सब बंद कर देते हैं, कुछ और देखते हैं। लेकिन अगर आप जब भी कुछ और भी देखेंगे तो शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार क्या है, अगर आप कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने मोटिवेशन को बनाए रखना। यहाँ पर फैमिली और दोस्त सामने आते हैं। तो जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है और आपकी जो फैमिली है, ये लगातार आपके मोटिवेशन को बनाए रखती है। किसी दिन छोड़ने का मन भी करता है तो आपको कोई दोस्त किसी दिन समझा देगा कि भाई एक बार और ट्राई कर ले, थोड़ी मेहनत और कर ले। लेकिन उसके लिए उनका मतलब एक फ्रेंड सर्कल होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप तैयारी अकेले कभी तैयारी नहीं कर सकते, ये तो वही वाली बात है कि एक समुद्र पार करना है आपको और आप अकेले जंप कर गए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ तुम थक जाओगे तो तुम्हें सारी की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ आती है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आपके जो ये स्ट्रगल वगैरह रहा है, इसमें कोई ऐसी विफलता है जिसके बाद आपने सोचा हो कि अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ? बिल्कुल। रिसेंटली अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ मुझे लगा कि मैंने प्रिपरेशन क्यों शुरू की। एक्चुअली मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या मैं जो ज्वाइन कर चुका था, जो नौकरी में कर रहा था, उसी को कंटिन्यू रहने देना चाहिए था। क्यों आखिरकार मैंने छोड़ा, फिर मैं दूसरी प्रिपरेशन में तरफ गया। तो उनमें से एक एग्ज़ाम था मेरा MPPSC का, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एट लास्ट मोमेंट पे जाके प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ। एक और एग्ज़ाम था जो था मेरा UPSC का। अब UPSC में क्या है कि अच्छी से प्रिपरेशन करी, मॉक टेस्ट भी ठीक ठाक जा रहे थे कि लग रहा था कि हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई आपकी प्री की तो वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थी मेरी एग्ज़ाम की कि जहाँ मुझे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं जो उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं जाते। जैसे अगर बात की जाए, हमारे एक एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, तो उस एग्ज़ाम में एक्चुअली जब मैं पेपर देने गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर बैठा। एग्ज़ाम देने के दौरान शुरुआती 1 घंटे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट को जो घंटे था मैंने अपने ऊपर प्रेशर ओढ़ लिया, जिस वजह से क्या हुआ कि सेकंड हाफ जो मेरा पेपर का था, अगला 1 घंटा, उसमें मेरी परफॉर्मेंस डिप हो गई, जो रिजल्ट में दिखी भी। तो ये भी दिक्कतें आती है। फिर मुझे लगता है कि भाई हम क्यों कर रहे थे तैयारी, जहाँ हम थे, जो हम कंफर्ट जोन में थे, उसी कंफर्ट जोन में रहते बेहतर रहता। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि तैयारी करते टाइम ध्यान कैसे भटक जाता था, मतलब आपका कभी भटका है इस तरीके? बिल्कुल, सीधी सी बात है। तैयारी के दौरान ध्यान भटकना बहुत आसान, मतलब सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है। लेकिन फिर वही वाली बात, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अपने मन को थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा। और जो मैं लेके चलता हूँ, मुझे जो लगता है तैयारी के दौरान अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपका जो ध्यान भंग करता है वो करता है आपका फ़ोन। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन निकल के आता है वो आपका, ये तो खैर हमारी ऑडियंस के साथ भी होगा, तो कुछ सबके साथ वगैरह। तो फ़ोन्स के साथ तो यही है कि आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा दूर रखिए फ़ोन को। मतलब सिंगल एंड रेंज पे नहीं कि ये पकड़ा और आपने उठा लिया, इस रेंज पर रहेगा तो दिक्कत रहेगी। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा फ़ोन दूर रहे पढ़ने के दौरान। एटलीस्ट अगर आप फ़ोन में कुछ भी करते हो तो कोशिश करिए दूर रहे। और अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन बंद करके रखें। कि बहुत सारे हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जो लगातार ऑनलाइन ही पढ़ रही होगी, तो उसको क्या करें, वो क्या फ़ोन दूर रखेगा। तो बेहतर क्या है कि नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट ऑफ किए जा सकते हैं। सही है, नहीं पता चले पढ़ रहे हैं उधर। पढ़ने के दौरान अगर आपका किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया या कुछ और हो गया तो आप उसमें बिजी हो गए, ध्यान तो डिवाइड होता ही है। आपकी जब तैयारी चल रही थी तो उस समय आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस तरीके से रहते थे? तो मोटिवेशन को रखने का जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पढ़ रहे होते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास, जो हम और आप जैसे जो लोग हैं, इनकी पढ़ाई के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अपनी फैमिली को
ऊपर लेके आना चाहते हैं। और अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने के पीछे का जो हमारा रीजन है वो क्या है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को एक लेवल ऊपर लेके आना ही तो है। तो यही एक चीज़ है जो आपको लगातार मोटिवेट रख सकती है। उसके अलावा बाकी चीज़ें, हाँ दोस्त तो हमेशा होते ही हैं, कहीं ना कहीं दोस्त बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपकी कंपटीशन की तैयारी में। मतलब तैयारी में इतना खो नहीं जाना होता कि आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं जो आपको याद भी नहीं, मतलब तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको कनेक्ट रहना चाहिए कि अगर आप कभी लो हो तो आप कॉल कर सकें, या वो कॉल करें तो आप एटलीस्ट अपनी बात उन्हें कह पाएँ। क्योंकि अगर आप अपने मन में रखे रहेंगी चीज़ों को तो सिलेक्शन में दिक्कत, मतलब तैयारी में दिक्कत आती ही है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का जो तरीका है वो है आपके दोस्त। ऐसे दोस्त जो आपसे आगे चले गए हैं वो भी मोटिवेशन बन जाते हैं। आपकी फैमिली जिनके लिए आपने तैयारी शुरू की थी, मतलब जब जर्नी आपने स्टार्ट की थी तो हमारे दिमाग में एक ख्याल रहता ही है, बहुत सारे लोगों का मन का जो पहला ख्याल होता है कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे अपनी फैमिली के लिए आईएएस बनना है। तो अगर आपको खुद के लिए आईएएस बनना है तो आप मोटिवेट रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमने फैमिली प्रेशर में स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए स्टार्ट किया तो फैमिली को सामने रखो। कई सारे लोग क्या करते हैं जो नए नए होते हैं, जैसे उन्होंने अभी 12th पास आउट की या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसके बाद वो भटक जाते हैं। जैसे उनका फिक्स डिसाइड नहीं रहता उन्हें आगे करना क्या है। जैसे मेरा फ्रेंड आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो भी लग गए, लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं है कि इसमें होता क्या है, कैसे मतलब कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। बिल्कुल ये चीज़ है। तो देखो अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अगर आपको फील्ड जॉब देखनी है तो आपको फील्ड जॉब की तरफ ध्यान रखो। अगर आपको ऑफिस वर्क देखना है, मतलब आपको एलडीसी, एसएससी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर देखना है तो आप वही जोन पकड़िए। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, जैसे आपको सीजीएल में जाना है या फिर आपको कहीं पे भी एएसओ की जॉब निकली हुई है वहाँ जाना है, या फिर आपको एमपीपीएससी या यूपीएससी देनी है, तो आपका क्लियर कट रहना चाहिए। आप कभी भी 2 या 2 से अधिक एग्जाम्स को मिक्स नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल की तैयारी और आपके एमपी पुलिस का फिजिकल साथ में चल जाएगा तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई करने के दौरान मैंने काफ़ी कोचिंग भी करी बच्चों की, और वहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आए मेरे सामने जिनका सिलेक्शन केवल इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने 2 अपोजिट डायरेक्शन चुन ली थी। जैसे एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, उसका सिलेक्शन हो गया एमपी हाई कोर्ट में, और उसी टाइम पे उसका सिलेक्शन हुआ एमपी पुलिस में। एमपी पुलिस में फिजिकल था और हाई कोर्ट में मेंस में टाइपिंग होती है। तो सेम टाइम पर वो इंसान टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा है और फिजिकल के लिए दौड़ भी रहा। अब जीवन में फिजिकल कभी किया नहीं था, रिटन तो दे लिया। तो जब स्टार्ट किया फिजिकल करना तो बॉडी वो चीज़ ले नहीं पाई, ज़्यादा जोर पड़ गया। तो उस वजह से क्या हुआ, बीमार पड़ गए, और जो तैयारी का जो समय था वो समय वेस्ट हो गया, जिस वजह से एक अच्छी जॉब जो उनकी लग सकती थी उससे हाथ धो बैठे। तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक जॉब पकड़ लो, लेकिन एक पूरा जोन तो पकड़ो। ये नहीं चल सकता कि टाइपिंग के फील्ड में जाना है तो उससे बिल्कुल। अगर आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देखना तो आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, अगर आपको टाइपिंग, स्टेनो या एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर देखना है तो वो देखो, और अगर आपको फिजिकल देखना है तो वो देखो। क्योंकि आपको अगर फिजिकल, जैसे अगर आप आर्मी का या फिर आईटीबीपी का एग्जाम दे रहे हो या पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको फिजिकली भी तो फिट रहना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आपने प्री निकाल लिया और अगले 1 महीने के अंदर आप फिजिकल क्रॉस कर लेंगे, और अगर आपका क्रॉस नहीं होता है तो आप ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए वो चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि नहीं हम फिजिकल हमारा इतना है। कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे साथ में। एक लड़की हुआ करती थी तो उसका पुलिस में हो गया सिलेक्शन, प्री निकाल लिया, और उसने प्री निकालने के बाद जब फिजिकल कराने पहुंची तो उसकी हाइट ही उतनी नहीं थी जितनी मांगी गई थी। उस लड़की ने कभी अपनी हाइट मापी ही नहीं। अगर डिफेंस टाइप में जॉब एग्जैक्ट उस जॉब में जाना है तो पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए। पता तो हो कि भाई हाइट अगर 154 मांगी है या 156 मांगी है तो मेरी कितनी है। मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और पता गया मेरी हाइट कितनी निकली, 152 मांगी थी, 151.5 है। और यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। इवन फिजिकल, अगर आप पुलिस का जब फिजिकल होगा तब आप देखना इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग जब दौड़ रहे होंगे ना, उन्होंने अपने जीवन में शायद इतना तेज पहली बार दौड़ा होगा। ये समस्या आती है। तो इसलिए जोन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी, मैंने शुरुआत कहीं और से करी, सिलेक्शन कोई और जगह लिया, और फिर प्रिपरेशन अब किसी और की कर रहा हूँ। तो इस वजह से समय जो लगा वो काफ़ी ज़्यादा लगा। अन्यथा मैं काफ़ी कम समय में चीज़ें क्लियर कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। रीजन क्या कि मैंने लगातार अपने जोन को बदला, इससे दिक्कत आ गई। एक सबसे बड़ा सवाल जी कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में क्या सबसे बेहतर है? यहाँ एक बैलेंस जरूरी है। यहाँ पर वही बात कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी आपको कंपलसरी है। अगर हम कहें कि तैयारी आप करना चाहते हो, चाहे आप कोचिंग करो चाहे ना करो, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोचिंग आपकी मदद करती है 2 चीज़ों में, एक आपकी मेंटलिटी सेट करती है और दूसरा आपको कंपटीशन बताती है कि आपका कंपटीशन किन लोगों से है। हम घर में बैठे हुए हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो हम और आप रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए तो कभी कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, वो तो घर बैठ के भी
कोई भी एग्ज़ाम तोड़ सकते हैं। अब आती है कि मैं जैसा सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, तो दिक्कत आती है कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे मॉक टेस्ट में 75 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स है, 75 मार्क्स अगर मैं बात करूँ, या किसी दिन में 80 82 भी आ गए तो मुझे अच्छे लगेंगे। लेकिन जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे आसपास के जो कॉम्पिटिटर हैं वो कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, मुझे तो 80 भी अच्छे लगेंगे ना। अगर आप घर में बैठ के देख रहे हो तो क्या लगेगा, अच्छे नंबर हैं। लेकिन जब कट ऑफ आएगा तो आप देखोगे अरे 87 है, मेरे 2 नंबर कम रह गए। तो दिक्कत ये .1 से गए जाते हैं। हाँ, .1 से। रीज़न क्या है कि हम अपने आसपास जो देख रहे हैं ना, उनका भी तो पता हो कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ कोचिंग वगैरह में ये चीज़ कोचिंग एक चीज़। दूसरी बात क्या है कि कोचिंग आपको एक माहौल दे देते हैं। जैसे मान लो कि आज मेरा पढ़ने का बहुत मन है, मैं पढ़ने बैठ गया, मैंने 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक मैं लगातार पढ़ा, ठीक है। अब अगले दिन मेरा मन ही नहीं है तो मैंने 4 घंटे ही पढ़ाई नहीं करी। लेकिन अगर मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो एटलीस्ट मेरा मन घर पे आके पढ़ना नहीं, तो मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ तो सीखूंगा, एटलीस्ट वहाँ का जो मुझे वर्क मिलेगा एटलीस्ट वो तो अटेम्प्ट करूँगा। तो इस वजह से क्या है, आप एक रिदम सेट कर पाते हैं, एक रूटीन सेट कर पाते हैं जो पढ़ने में मदद करता है। आप काफ़ी सारे लोग हो जो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये रहा है कि ये चीज़ आपको पुश करती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपको पुश करेगी आपके सिलेक्शन की तरफ। एक चीज़ और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी, कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो क्या है, आप तो कोचिंग पढ़ा भी रहे हैं जी, और साथ में अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है? ये डिपेंड, ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है, आप कह नहीं सकते। क्या बहुत से लोग बोलते हैं कि वो मतलब मज़ा नहीं आता ऑनलाइन तैयारी करने में, क्या अकेले बैठ के मजे, यहाँ मजे का मजा वर्ड नहीं है। यहाँ मैंने देखा काफ़ी सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन ही की है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत आती है आपकी कंसिस्टेंसी में। देखो क्लास, हाँ, एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप डेली लगातार 3 घंटे की क्लास है। देखो अगर टीचर आपको सामने दिख रहा है, आपके आसपास 100 बच्चे और बैठे हुए हैं, तो आप 3 घंटे एंजॉय कर लोगे। लेकिन आप एक बंद कमरे में स्पीकर की वॉइस के साथ में स्क्रीन के सामने 3 घंटे बैठने में आप 50 बार क्या देखोगे, घड़ी देखोगे। तो यहाँ दिक्कत आती है, ये पॉइंट है। इवन अगर आप लाइव क्लास भी अटेंड करते हो तो दिक्कत आती है कि अपने आसपास कोई है ही नहीं है, तो अकेले बैठना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल नहीं है। अकेले बैठना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लास में, 3 घंटे तक लगातार पढ़ना। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है उतनी अच्छी क्वालिटी की, जैसे मान लो कि कोई मैथ का बहुत अच्छे टीचर हैं, अगर मैं बात करूँ गगन सर की बात कर लूँ या फिर मैं अभिनय सर की बात कर लूँ, और आपको उनकी फिजिकल क्लास उपलब्ध है, तो आप बेशक फिजिकल क्लास लीजिए। लेकिन हर व्यक्ति को तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन फ्रेम में आता है। लेकिन हाँ, जब आप ये ले रहे हो तो आप ये लेके चलिए कि आपके आसपास लोग हैं, आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को सोच के नहीं चलेंगे तो एक टाइम आएगा जब लगेगा यार कल कर लेंगे क्लास, अभी पॉज कर लेते हैं, थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, पीठ सीधी कर लेते हैं, और वो क्लास अभी चली जाएगी। जब आप तैयारी कर रहे थे जी, तो तैयारी करने के दौरान आपकी रणनीति क्या रहती थी? आज के समय में क्या आपको उसको सोच के ऐसा लगता है कि उसमें, या फिर एग्ज़ाम वगैरह हो गए उसके बाद आपको लगता था कि इसमें मुझे बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी कमियां थी एक्चुअली अगर बात की जाए तो। जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि आप जस्ट पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य रहता था ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। मैं कोशिश करता था कि जो मेरे पास है पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, और जितनी ज़्यादा बुक्स मिल सकती हैं, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को लेता था और पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे मैं तैयारी में आगे बढ़ा, मुझे जो एक चीज़ सीखने को मिली वो ये है कि कम से कम रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। रिसोर्सेज जितने कम होंगे, मतलब 4 किताबें नहीं लगानी, 1 किताब लगानी है, लेकिन 4 बार। दूसरी बात, जो आप बुक पढ़ रहे हो वो बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब उसके जो फैक्ट हैं, उसके जो आंसर्स हैं वो माने जाते रहे हों। जैसे अगर बात की जाए कंपटीशन में, तो एनसीईआरटी जैसे पीएससी वगैरह में जो मानी जाती है, पीएससी यूपीएससी में एनसीईआरटी के फैक्ट वैलिड माने जाते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ो, बेहतर ऑप्शन है। जैसे मैं बात करूँ ज्योग्राफी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी भाषा में लिखी हुई है, तो मैंने उसको फॉलो किया। लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था, मैं 50 सोर्सेज से उसी टॉपिक को पढ़ रहा था, तो जो मेरे टाइम कंज्यूमिंग था और उतना इम्पैक्ट लेके नहीं आया। एक चीज़ मुझे समझ में आई, और जब तैयारी और आगे गई तब मुझे समझ में आया कि ज़्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा आपका क्या, एक चीज़ आपने पढ़ी, जैसे मान लो आज आपने 4 पेज पढ़े, तो 4 पेज पढ़ने के अलावा ये काम नहीं कि 4 पेज पढ़ के आपने काम खत्म कर लिया। आपको पिछले कुछ समय में आपने जो पेजेस पढ़े थे उनको रिवाइज़ करना है। कि अगर आपका टोटल प्लानिंग 6 घंटे के पढ़ने की, तो 6 घंटे में से आप 3.5 घंटे या 4 घंटे आप नया पढ़िए, और बाकी के 2 घंटे में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ये चीज़ आपको रखनी है। इसके अलावा आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक तरह से क्या हुआ, आपने चीज़ों को सेटल्ड नहीं होने दिया।
चीज़ें जब सेटल हो जाएंगी तब आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। कि अभी पढ़ा और आपने क्वेश्चंस लगाए नहीं और आप चले गए कि भाई हमें तो आ गया, तो यहाँ फंस जाओगे। तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने होते, कम से कम और ऑथेंटिक रिसोर्सेज फॉलो कीजिए। दूसरी बात, पढ़ने के दौरान रिवीजन का भी ख्याल रखिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो 6 घंटे तो 6 घंटे में से 2 घंटे आपको रिवीजन को देने पड़ेंगे। और तीसरी बात, आपको मॉक या क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन लगाने का जो मेरा खुद का पर्सनल स्ट्रेटजी थी जो मैंने बाद में सीखी वो ये थी कि मैंने आज जैसा पढ़ा, अगर मैं संविधान की बात करूं तो आज मैंने पढ़ा मौलिक कर्तव्य। तो आज मौलिक कर्तव्य मैंने पढ़ा और रात के 10 बजे मैंने पूरा खत्म कर दिया। तो 10 बजे अब मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन नहीं लगाने मुझे, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले पढ़े हुए दूसरे टॉपिक के। जैसे 4 दिन पहले मैंने पढ़ा रखा था क्या, मौलिक अधिकार, तो मैं क्या करूँगा, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। क्योंकि अभी पढ़ा है तो अभी तो आंसर लगा लेंगे। और अभी मैंने पढ़ा और मेरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 100 में से 96 आ गए तो मैं बड़ा खुश। सही है। लेकिन वो तो अभी पढ़ा है ना, अभी तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, दैट विल बी रिमेंबर, जो आपके पास बचा हुआ है और यही आपके एग्जाम में जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी अपनी तैयारी के दौरान। मतलब मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, आज भी तैयारी ही कर रहा हूँ, तो ये मान के चलता हूँ। एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी, ये ज़्यादातर लोग सुनना पसंद जी। करेंगे और पूछना चाहते होंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपकी दिनचर्या कैसी थी? ये तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। बहुत सारे लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे मेरा जो रूटीन रहा है पढ़ाई का, शुरुआती फेज़ में अगर बात करूँ तो मुझे लगता था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, वही वाली कंसेप्ट ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना। तो यहाँ पर आप सुबह जल्दी जग गए, आपने फिर पढ़ाई करी। लेकिन ये चीज़ अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक समय के बाद मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी खुद की कोचिंग है तो वहाँ पे मुझे टाइम देना पड़ता है। तो उस आधार पर आपका रूटीन क्या है वो चलेगा। मेरा जो रूटीन था कि मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता था। मतलब शाम को मैंने कुछ घंटे पढ़ लिए, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद मैंने 10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक पढ़ लिया, या बीच में मुझे दोपहर में टाइम मिला तो मैंने तब पढ़ लिया। इस हिसाब से चलता है, डिपेंड करेगा। अगर आप फुल टाइम पढ़ने वाले हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा एक पोर्शन, जैसे अगर आपकी क्लासेस दोपहर में होती हैं तो मॉर्निंग में पढ़िए। अगर आपकी क्लासेस 10 से दोपहर में होती हैं तो कोशिश कीजिए कि शाम वाले टाइम में पढ़िए। एक पूरा का पूरा स्लॉट निकालिए पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको रात में पढ़ना आसान लगता है, जो मुझे लगता है एट प्रेजेंट कि अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कोशिश कीजिए 9-10 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रात को पढ़िए 2-3 बजे तक और आराम से 7 बजे तक सोइए। दैट विल सबसे आसान तरीका है। लेकिन बात ये कि रात को पढ़ना है, रात को फ़ोन यूज़ नहीं करना है, और ये बहुत होता है आजकल तो ये शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो यही होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने बोला कि अब 9 बजे पढ़ना है, 9:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। तो फ़ोन चलाते चलाते वो 10:30 तो 9:30 से 10 नहीं बजते, 9:30 से 11:30 बजते हैं। फिर हमें लगता है यार 11:30 तो बज गए हैं, कल से पढ़ेंगे। और वो कल कल कर करके महीने साल गुजर जाते हैं। ये जरूरी है। और ये देखो, रूटीन आपका खुद का होना चाहिए, कोई और बना के दे नहीं सकता। अगर मैं कह दूं कि मुझे दिन में अच्छे से, मतलब मुझे दिन में नींद नहीं आती, तो आप दिन में पढ़िए, फोकस अच्छा से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दिन में बहुत अच्छा फोकस करते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं। बहुत सारे लोग रात को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दिन में नहीं पढ़ पाते। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसी है। एक रेडीमेड बॉडी क्लॉक पे कभी काम नहीं हो सकता कि मैं रात को पढ़ता था तो आप भी रात को पढ़ेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला नहीं है रूटीन का। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आपने किस तरह के नोट्स तैयार किए अपने लिए? मतलब उसमें क्या है एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड की ताकि जब आप रिवीजन वगैरह करें तो उस टाइम आपको सुविधा हो, या फिर एग्ज़ाम देने से पहले आपको सुविधा हो? नोट्स बनाना, तो देखो नोट्स बनाने के लिए जो मेरा मानना है, जो अप्रोच अपनाना चाहिए नोट्स बनाने के लिए, सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम्स की पेपर को देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे मान लो कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम मान लो MP हाई कोर्ट या सहायक ग्रेड 3 का आने वाला है। MP में अगर मैं बात करूं तो मैं तैयारी तो मैंने क्या करा, पिछले 3 से 4 बार के पेपर देख लिए। अब जब मैंने पेपर देख लिए तो पेपर देखने का मुझे पता पड़ जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल पूछा गया था, ये लाइन आई थी, तो वो लाइन हाईलाइट कर लीजिए और इस तरह से आप क्वेश्चंस को पढ़िए। पहली चीज़ तो किताब, अगर आप पहले क्वेश्चंस को देख चुके होंगे और फिर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग उन पॉइंट्स को पिक करना स्टार्ट कर देगा। और बिना क्वेश्चंस देखे अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन भी, तो पूरा का पूरा पेज हाईलाइट हो जाएगा। कोई 2-4 पॉइंट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट के कम से कम 3-4-5 पेपर देख लिए हैं तो आपका दिमाग अपने आप ही उन पॉइंट को बोल्ड कर देगा। तो इससे थोड़ा सा तुम्हें क्या होगा, पढ़ने में सहायता मिलेगी।
और उसके बाद बार बार आप पढ़ते हो तो लगभग चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। एक बार नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैंने आज 4 पेज पढ़े, तो मैं क्या करूँगा, अगले 2 दिन के अंदर उन 4 पेज को रिवाइज़ कर लूँगा और कोशिश करूँगा कि अगले 1 महीने में क्या हो, वो 4 पेज दोबारा रिवाइज़ हो जाएँ। तो एटलीस्ट 3 महीने के, मतलब 1 महीने के साइकिल में वो टॉपिक 3 बार पढ़ जाएगा तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। कम पढ़ पाऊँगा लेकिन ऐसा पढ़ पाऊँगा जो सॉलिडिफाई होगा। बहुत सारा पढ़ के पेपर में कुछ याद ना आए, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि जब वो पेपर पढ़ते हैं लगता है ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा है। अब 4 ऑप्शन होने क्या लगेंगे, पढ़े हुए लगेंगे। दिक्कत क्या है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है लेकिन कोई भी चीज़ सेटल्ड नहीं होने दी। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप एक बार, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ लें, आप कम पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए जो आपके दिमाग में सेटल्ड हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो नोट मेकिंग के लिए ज़रूरी क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे उतनी आपका फ़ायदा होगा। और हमारे यहाँ ये लोग तैयारी में यही सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं, क्वेश्चंस देखते ही नहीं है। क्वेश्चंस कब देखते हैं, उनका क्या अप्रोच रहता है कि एग्ज़ाम आने वाला होता है, जबकि क्वेश्चंस देखने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तब तक तो फिर प्रैक्टिस करनी है, ना कि उन क्वेश्चंस को देखना है। पहले क्वेश्चन देखने हैं कि हम तैयारी किस तरह लेके जाएं, हम सारे टॉपिक कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बाहर तो नहीं जा रहे। पता पड़ा कि आपने जीएस पढ़ लिया और उसके बाद आपने पेपर देखा, रहे करंट भी आता है, फिर 15 दिन बचे हैं, तो आप करंट पढ़ने जाएंगे। पेपर की तैयारी से पहले पता तो हो कि क्या आता है, किस जोन का आता है, कितना पुराना आता है। जैसे एमपी की बात की जाए, एमपी के पेपरों में तो करंट के नाम पर क्या पूछेंगे, वो हो सकता है 2.5 साल पुराना सवाल पूछ लें, हो सकता है 4.5 साल पुराना सवाल पूछ लें। तो आपके दिमाग में तो कि भाई कुछ भी आ सकता है, एसएससी नहीं पूछती ऐसी। जब कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब उसका लास्ट टाइम आता है, मतलब एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो उससे पहले आप उसकी कैसी तैयारी करते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं उस समय? देखो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, तो आप उन नोट्स को लगातार पढ़िए। नंबर 1 जो आपको करना है, उसके अलावा आपको बस अब थोड़ा सा स्वैप कर देना है कि पहले आप 4 घंटे थ्योरी पढ़ते थे और 1 घंटे मॉक लगा रहे थे। अब क्या करना है, 4 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं और 1 घंटे मॉक पढ़ना है, मतलब टेक्स्ट अपने नोट्स पढ़ने हैं। और सिर्फ यही नहीं रुक जाना, एक चीज़ और करनी पड़ती है जो बहुत ज़रूरी है कि आपने क्वेश्चंस लगाए। जैसे आपने 100 क्वेश्चंस लगाए और 100 क्वेश्चंस में से आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जो सही हैं उनमें से कितने ऐसे थे जो आपको वास्तविकता में आते थे, कितने ऐसे थे जिन पे आपने चांस लिया और कितने ऐसे थे जिस पे आपने शुद्ध तुक्का मारा है। यहाँ तो आपको 80 नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला हुआ और आपका दिन नहीं हुआ तो आप फंस जाएंगे। तो ये क्या है कि आपको देखना है कि आपके एक्चुअल नंबर कितने आ रहे थे और कितने पे आपने चांस लिया। तो कोशिश करना कि एक्चुअल वाले नंबर ज़्यादा हैं और चांस वाले नंबर कम होते चले जाएं। और आप देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक स्पेसिफिक जोन है जिनके क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, तो उसी टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, लगातार पढ़ के उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको बार बार रिवाइज नहीं करना, अब तो वो हो गए हैं। अब लेकिन जिनकी क्वेश्चन से लगातार आप गलत कर रहे हैं, जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि कोई व्यक्ति MS एक्सेल लगातार गलत कर रहा है, तो अब उससे मैं ये नहीं कहूँ कि आप MS वर्ड दोबारा पढ़ो, मैं कोशिश कहूँ कि बस एक्सेल पढ़ लो और MS वर्ड के क्वेश्चन लगाओ। ये कि जब भी आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि आपके नंबर 80 आ गए, ज़रूरी नहीं है 80 कैसे आए, कितने आपके श्योर थे, कितने आपने चांसेस लिए और कितने आपके तुक्के हैं। और आपको कोशिश करनी कि हर बार, मतलब आज की तुलना में जब आप कल लगाओगे तो कल आपके श्योर वाले नंबर ज़्यादा हों, तुक्के वाले कम हों और चांस वाले भी कम हो। हाँ, चांस वाले एग्जाम में लगा सकते हो लेकिन तुक्के एग्जाम में नहीं लगाना जहाँ नेगेटिव मार्किंग है। सही है। मतलब बहुत से कैंडिडेट करते हैं कि मतलब अभी तुक्का भी जोड़ लिया उन्होंने। हाँ, तुक्का भी जोड़ लेते हैं, एग्जाम में भी लग जाएगा, एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं लगता भाई। सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और एग्जाम में लगता ही नहीं, दिन ही नहीं होता कि आपने 4 लगा, 4 के 4 गलत, मतलब प्रोबेबिलिटी भी काम नहीं करती। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपने क्या क्या चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी, मतलब क्या क्या त्याग किए? थोड़ा सा बस पढ़ाई के लिए टाइम ज़्यादा निकालना होता है और बाकी चीज़ों के लिए टाइम कम करना पड़ता है। चाह के भी कई बार आप अपने किसी रिलेटिव की शादी में नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ उतने फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाते जितनी फ्रिक्वेंटली आपको मिलना चाहिए। ये चीज़ हो जाती है। फिर आपको अपने थोड़े से जो शौक़ हैं, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आपका किसी दिन मूवी देखने का मन है तो आपको वो चीज़ कम करनी पड़ेगी। मतलब एक्चुअली सब करना लेकिन लिमिटेड है। ये नहीं कि भाई आप बिंज वॉच कर रहे हो पूरी लगातार, हर एक वेब सीरीज बिंज वॉच हो रही है, ये भी नहीं। हाँ, एक आध आप देख लो, वो चल जाएगा। 3 महीने के साइकिल में अगर आपने एक देख लिया, एक मूवी देख ली तो चल जाएगा। लेकिन आप 3 महीने में अगर जितनी यही सारी वेब सीरीज आप उस पर लगे हुए हो तो भाई दिक्कत तो आएगी। 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सो लिए, नींद उतनी ही ज़रूरी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अगर आप 6 घंटे या 2 घंटे सो और बाकी टाइम पढ़ो, और 18 घंटे पढ़ाई कभी होती भी नहीं है, तो 8 घंटे यहाँ चले गए, 16 घंटे बचे। अब 16 घंटे में से भी अगर आप मान लो
दैनिक कार्यों में 3-4 घंटे भी आप निकाल दिए तो बचे कितने आपके 13 घंटे। अब इन 13 घंटे में आपकी कोचिंग है, आपकी सेल्फ स्टडी है, आपका आना जाना है, आपका खाना है, ये सब इंक्लूड करना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी ना। ये तो है नहीं कि आप 4 घंटे रील देख रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देख लो, लेकिन ये 20 मिनट 1.5 घंटे नहीं हो जाए। एक्चुअली ना दिक्कत आती है इस 20 मिनट का 1.5 घंटे होने में। 20 मिनट में कभी कोई दिक्कत नहीं है, और रील के टाइम पे तो पता चलता नहीं है। पॉइंट यही है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या बोल देते हैं, भाई आप इस्तेमाल ही मत करो, सही है। क्योंकि आपका ध्यान जाएगा नहीं कि कब 20 मिनट हो गए, कब 15 मिनट हो गए, और आप ये स्क्रॉल कर रहे हो, और कब 1.5-2 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं पड़ा। इसलिए ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि आप मोस्टली क्या करें, फ़ोन यूज़ ही ना करें, दूर ही रखें। जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखें अपने से, वो बेहतर है तैयारी के दौरान तो। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप जंगल में जाके पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपने घर में रहिए, रूटीन जो भी है आपका उसको फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ की अति नहीं कर देनी है। आप 2 महीने 3 महीने में मूवी देखो, दोस्तों से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली दोस्तों से मिलने जा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर दिक्कत है। अब एक सवाल है, जो परीक्षाएं होती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन परीक्षाओं में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है? बिल्कुल लगता है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या? जैसे अब हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्स होती हैं, खासकर ग्रुप सी लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं, ग्रुप ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ग्रुप बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप सी लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें वास्तविकता में समस्याएं हैं। वहाँ का जो सिलेबस है, मतलब जो डिमांड है एग्ज़ाम की, वो उनके वर्क प्रोफाइल के साथ में मैच नहीं खाती। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप एक्चुअली किसी, जैसे मैं बात करूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो कई बार आप प्री में फोकस कर लेते हैं कि भाई आप नंबर 90 ले आए, आपका काम मैनेज मतलब ऑफिस मैनेजमेंट है, तो ऑफिस मैनेजमेंट तो मिसिंग है पूरा का पूरा। एमपी के अगर एग्ज़ाम की बात करूँ, मैंने एमपी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक से देखे हैं। तो जैसे मान लो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, इसमें फाइलिंग इंडेक्सिंग आनी चाहिए। फाइलिंग इंडेक्सिंग सिलेबस में ही नहीं है, ड्राफ्टिंग सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में क्या है आपका, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, मतलब जो टॉपिक होने चाहिए वो तो है ही नहीं। एक टाइपिस्ट से हम एटलीस्ट ड्राफ्टिंग की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। जो ऑफिस में एलडीसी बनेगा उसे ड्राफ्ट तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसे ड्राफ्टिंग की नॉलेज नहीं है, उसे रिकॉर्ड मेकिंग की नॉलेज नहीं है, और वो चीज़ें पेपर में कभी पूछी भी नहीं जाती। तो ये समस्या है। जैसे हम पुलिस की बात करें, तो पुलिस में क्या होता है कि पहले प्री हो जाता है हमारे यहाँ एमपी में जो है, उसके बाद फिर क्या होता है मेंस। इसमें समस्या है। कई बार ऐसे लोग जो वास्तविकता में फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे, वो प्री में पास हो गए, उन्होंने कट ऑफ को हाई कर दिया। अब उनके पास जो लोग हैं वो पहले से उतने मौजूद है ही नहीं जो फिजिकल के लिए चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पुलिस के एग्ज़ाम में 8000 जगह आई, तो पुलिस 8000 पे पोस्टिंग कर ही नहीं पाती, 6000 लोग ही मिलते हैं, 2000 जगह लैप्स जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो आपकी जो मूल डिमांड है, कम से कम एटलीस्ट उन पर तो बात कीजिए, उसकी मार्किंग ज़्यादा रखिए। वो बहुत समस्या है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, कि आप जो काम करवाना है उसको आप पहले ले लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं कि फिजिकल कराना ही है बाद में, तो आप पहले करा लीजिए फिजिकल। सही है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि 7 लाख लोगों को कैसे फिजिकल कराएंगे। ये पहले सिस्टम चलता था हाँ पहले भी चलता था, लेकिन फिर वही वाली बात है, 7 लाख लोगों को कैसे कराएंगे, तो ये तो मैनेज करना प्रशासन का काम है। क्योंकि आर्मी भी तो कराती है एक बहुत बड़े पैमाने पर। आर्मी ने भी इस बार बदल दिया सिस्टम। हाँ आर्मी ने भी थोड़ा सा चेंज किया, वो एग्जाम पहले कर दिया, स्क्रूटनी के चक्कर में किया। लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें को सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार सीटें खाली जा रही हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि 7,000 जगह आई थी शायद एमपी में, याद है, और शायद 6 या 5,500 करीब भी पोस्टिंग भर्ती हुई थी। 1,500 जगह के आसपास खाली गई हैं, भर्ती नहीं हो पाई, योग्य लोग ही नहीं मिले। और टाइपिंग का तो मेरा खुद का ही इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ देखता ही हूँ कि यहाँ पर कोर्ट का एग्जाम है, पहले प्री हुआ, जिनकी टाइपिंग अच्छी थी उनकी प्री क्लियर नहीं हुई, और जिनकी प्री क्लियर हुई उनकी टाइपिंग नहीं थी। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि जिन लोगों को सफलता मिल जाती है और जिसको नहीं मिलती है, नहीं मिलने वाला हमेशा ज़्यादातर ये सोचता है कि भैया, कभी कभार ये सोचता है, मतलब हमेशा नहीं, कि उसकी किस्मत अच्छी थी। आपको लगता है कि ऐसा किस्मत का भी खेल होता है? नहीं, देखो होता क्या कि लक एक स्लाइटली फैक्टर काम करता है। मतलब इसको मैं जब बोलता हूँ, जैसे मैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करके गया और मेरा अच्छी तैयारी के बाद भी एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, तो इसको या तो मैं ये बोलूँ कि मेरा वो दिन ख़राब था या मेरी किस्मत ख़राब थी। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें, अगर आप 0.5 नंबर से चूक रहे हैं या 0.1 से चूक रहे हैं या 1 नंबर से चूक रहे हैं, तो इसको माना जा सकता है कि हाँ थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करता है।
लेकिन अगर आपके 64 मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ 84 गई है, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का जो मेथड था, आपकी जो प्रिपरेशन जो आप सोच रहे थे वो उस तरीके से गई नहीं। फिर आप उसको लक बोलते हैं, लेकिन ये काम करता है। लेकिन मान के लिए 5-7% मैं इसको वेटेज दूंगा, 5 से 10% के बीच में ये वेटेज काम करता है। वो दिन होता है किसी किसी का, मतलब क्रिकेट की तरह है ना, कि अगर कोई दिन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाएगा और अजीत अगरकर ने शतक बनाया है, कई बार तैयारी अपनी अच्छी करें, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और वो चीज़ नहीं वर्क करी, मतलब इतनी अच्छी तैयारी थी आपकी कि आप अपनी तैयारी के प्रेशर में आ गए। ऐसा कई बार होता है कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने वाले, अगर जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे इस चीज़ को जानें कि अगर आप किसी दिन क्रिकेट, आपको पता है कि बहुत अच्छा दिन आपका है, आप जहाँ भी बैट चला रहे हैं आपकी बॉल जा रही है, और किसी दिन आप बहुत फोकस के साथ खेल रहे हो और आपके विकेट खुल जाएंगे, तो ये चीज़ है, वो थोड़ा सा वर्क काम करता है। ये चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप कोई एग्ज़ाम दे के आए उसके बाद आपने उसका विश्लेषण वगैरह किया और आपने देखा हो कि उसमें क्या गलती हुई, आपने अगली बार नहीं करे, मतलब उससे आपने क्या सीख लिया? हाँ, ये चीज़ बहुत काम करती है कि अगर आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो एग्ज़ाम देने की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब रिज़ल्ट आया, मार्क्स ओपन हो गए, तो उसके बाद हाँ आंसर शीट आ गई, तो इस चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमने जो चीज़ मतलब समझी थी वही चीज़ एक्चुअली गलत हो गई। तो यहाँ पर पेपर को समझना, मतलब पेपर का एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि भाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी गई, लेकिन जब मैंने मार्क्स चेक किए तो मेरे हिंदी में 15 में से मैंने 4 ही सही किए, बाकी 11 गलत कर दिए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि मैंने बहुत अच्छी हिंदी का परफॉर्मेंस दिया। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं तो बहुत अच्छी सोच के चल रहा था, लेकिन मैंने कहाँ गलती करी, और वो गलती क्या मुझे कंसेप्ट नहीं पता था इसलिए हुई, लापरवाही में हुई, या मैं प्रेशर की वजह से मैंने गलतियाँ कर दी। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने देखा कि मैं प्रेशर में गलती कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार इस टॉपिक में मैं प्रेशर में नहीं आऊँ, या मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया जोनर खुल के आ गया जो मैंने गलतियाँ करी हैं, तो मैं क्या करूँगा अगली बार उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे वो गलतियाँ ना हो। क्योंकि हर बार हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नया आता ही है। आप कितनी भी तैयारी करके जाओ कि भाई फुल प्रूफ तैयारी है, सारे के सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके 10 सवाल अगर गलत हुए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको पता है कि 10 सवाल गलत हुए हैं, लेकिन जब आपकी आंसर शीट आएगी तो आपके होंगे 14 सवाल गलत। ये आप देखोगे, और ये चीज़ बच्चे मैच कर पाएंगे, बोलते भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को लगता भी होगा कि हमने घर आके पेपर में लाया था, 7 ही गलत थे, पेपर में 15 नंबर कैसे कम हो गए। तो होता क्या है, कई बार आप सी लगा रहे थे, और कब सी लगाते लगाते अनकॉन्शियसली आपने सी को बी कर दिया, आपको भी नहीं पता। या आप सिर्फ जब आप चेक कर रहे थे, चेक करते करते आपने सी को बी कर दिया और आपके दिमाग में है ही नहीं कि आपने इसको बी किया, लेकिन जब आप आंसर शीट देखो यार सी ही लगाया था मैंने, लेकिन आप ये बोलोगे कि आप सी को बी कर चुके हो। तो 3 से 4 सवाल तो ऐसे होंगे आपके, जो आपके, जैसे मान लो आपने बोला कि 4 गलत हैं, तो लेके चलिए कि भाई 4 नहीं 3 और जोड़ लीजिए, 7 गलत हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और इस चीज़ को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, मतलब मॉक का कंसेप्ट आजकल चलता है, बहुत चलता है, MPPSC और UPSC में तो बहुत ज़्यादा चलता है मॉक पेपर का। अभी ग्रुप सी लेवल में इतनी बात नहीं की जाती मॉक की, या उतनी स्टैंडर्ड मॉक बनती भी नहीं है ग्रुप सी के। तभी जितनी भी कोचिंग वाले बना रहे हैं उतनी स्टैंडर्ड मॉक नहीं बना पाते जो पेपर के साथ में मतलब कनेक्ट कर पाएँ। वो क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस को दे देते हैं जो उनकी कोचिंग वाले में पढ़ाए जाते हैं, पेपर में क्या आएगा वो उससे मैच ताल्लुक नहीं रखते। तो यहाँ क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा मॉक लगाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे टाइम के साथ में, आप इन गलतियों को कम कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो मेरे साथ, मतलब जो बच्चे होंगे मेरे साथ वाले, वो इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि भाई पेपर में हमने सही लगाया था, यहाँ गलत हो गया। ऐसा होगा और आपको लेके चलना पड़ेगा, इसको आप दूर कर ही नहीं सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सही बात है। मेरे साथ हो जाता है, जब मैं बात करूँ, मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने 100 क्वेश्चन लगाए और 100 में से मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 99 मेरे सही हैं, लेकिन जब मैं चेक करूँगा तो 3 से 4 सवाल ऐसे गलत हुए हैं जो मैंने कहा यार मैंने तो सही लगाया था। इसका आंसर तो अगर मान लो मैंने बी लगाया तो मैं तो दिमाग में यह बी ही लगाया था, लेकिन वो कब बी का मैंने डी कर दिया मुझे भी नहीं पता। ये मिलेगा आपको। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, उसमें भी अरे सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि एक पेपर था, मैं अपने स्टूडेंट को समझा रहा था कि एक क्वेश्चन आता है इंटरनेट के थ्रू, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि IP एड्रेस या IPv4 की लेंथ 32 बिट होती है और IPv6 की लेंथ होती है 128 बिट। और कॉमनली बच्चे क्या गलत करते हैं, IPv6 की लेंथ 64 कर देते हैं। ये होता है, वहाँ ऑप्शन में 64 होगा जबकि है 128। मैंने एक क्लास में समझाया कि बच्चों ये गलती नहीं करना, 64 नहीं लगाना है। अगले दिन पेपर हुआ और बहुत सारे बच्चे 64 लगा के आए, जबकि ये चीज़ क्लियर थी, इस क्लास में बताया था। और उन्हें क्या भैया हमने 161 लगाए नहीं तो 128 ही लगाया, इतनी छोटी गलती करेंगे। लेकिन जब आंसर शीट मैच करी ना तो वहाँ 64 लगा हुआ था। और ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आप
मतलब बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, सबको पता है। आप ओंकारेश्वर की बात कर लें और महाकालेश्वर की बात कर लें तो यहाँ 2 हैं। अब आपके दिमाग में चढ़ेगा ही नहीं, आपके दिमाग में ओंकारेश्वर हो गया एक, अब महाकालेश्वर चढ़ ही नहीं रहा। अब लगी हुई है आप सोचने में और आपने एक लगा दिया। अब एग्जाम सेंटर से बाहर आके आपके दिमाग में यार 2 तो हैं, ये क्वेश्चन नहीं पता होगा मुझे, लेकिन उस मोमेंट पे दिमाग ने काम नहीं किया, तो ये दिक्कतें आती हैं प्रेशर की वजह से। 1 से 2 सवाल आपके लेके चलो कि गारंटीड जाएंगे, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया जी कि जब कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है जी, अच्छी खासी तैयारी चल रही है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको क्या करना चाहिए? मतलब रिवीजन में ही लगा रहना चाहिए या फिर माइंड को थोड़ा रिलैक्स वगैरह करना बंद करके सो जाना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एग्ज़ाम में ना सो एटलीस्ट। ये कई बार क्या होता है हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्स हैं ना बहुत दूर होते हैं, तो जब आप जाओगे तो सफ़र में थक जाओगे, तो बेहतर है कि 1-2 दिन पहले बंद थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स दोगे तो पेपर अच्छे से जाएगा। पता पड़ा कि आप गए सफ़र में, रात भर जगे थे, मतलब 1-2 दिन पहले भी रात भर आप पढ़ रहे थे, फिर सफ़र आपने किया तो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा लोड पड़ गया कि आप बीमारी हो गए। कई बार ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है, वोमिट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और फिर कोई पढ़ दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अपने आप डाउन होता है। तो कोशिश करिए कि 1-2 दिन पहले निकलने से पहले वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाएँ, क्योंकि 3 दिन की तैयारी, जब आपको 6 महीने मिले थे तो आपने तैयारी नहीं की, तो 3 दिन में आप और क्या करोगे? तो बेहतर है कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाओ। एक और चीज़, जब कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम वगैरह दे रहा है तो उसको उस समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे कई बार क्या हो जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, कई बार कुछ क्वेश्चन जो वो बना सकता है वो देख ही नहीं पाता, मतलब इस तरीके से हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं पेपर में तो आप कोशिश कीजिए कि आपका पेपर 1:40 में पड़ जाए। मैं तो यही कोशिश करता हूँ। अगर मुझे 2.5 घंटे मिल रहे होंगे, जैसे एक आध एग्ज़ाम को छोड़ के, अगर मैं मैक्सिमम एग्ज़ाम की बात करूँ, एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी में बहुत कम टाइम मिलता है तो वहाँ तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बात करूँगा बाकी एग्ज़ाम्स की जहाँ ठीक ठाक टाइम मिलता है, मतलब 1 मिनट के हिसाब से अगर टाइम जोड़ा जाए तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले पेपर को ख़त्म कर लें। जिससे क्या हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस रिव्यू में डालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं, जैसे लास्ट में आप एक बार देख सकें। दिमाग को इतना टाइम तो हो कि हम एक बार पेपर को पूरा देख पाएँ। और आजकल तो ऑनलाइन होता है तो आपको इस स्क्रीन पे नज़र रखनी चाहिए कि आपका कौन सा मार्क रिव्यू में डाला हुआ है, कितने आपने अटैम्प्ट कर लिए, कितने आपने छोड़ दिए। तो अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे तब भी हो जाएगा, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप कोशिश करना कि कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप बचा के चलिए, जिससे क्या हो कि आप क्वेश्चंस कर पाएँ। और हाँ, जो दिक्कत आती है कि ये क्या है कि समय बर्बाद कैसे हो जाता है कि वो टाइम मैनेज नहीं करते। जैसे मान लो कि अगर आपका 4 खंड है, 4 सेक्शंस का पेपर है और आपको 1 घंटा मिला हुआ है, तो कोशिश करिए कि सबको क्या है टाइम बांट लीजिए, उतने टाइम में करने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हिंदी है या जीएस है, तो हिंदी और जीएस कम टाइम में हो जाएंगे। जैसे 30 सवाल है तो इन 30 सवालों को आप मुश्किल से 18 से 20 मिनट में कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो इनके लिए आप 20 मिनट ही रखिए। मैथ में आपके अगर आपने 20 मिनट रखे तो 20 नहीं लगेंगे, वो 25 लगेंगे। तो आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में 25 लगा लेंगे तो इससे कवर कहाँ से करेंगे? तो ज़रूरी क्या है कि जैसे जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये कम टाइम लेने वाले सब्जेक्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम कम में ही निपटा दीजिए। लेकिन मैथ है, साइंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इनको थोड़ा सा टाइम लेके चलिए। तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना आपको पेपर में। अगर आप दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेंगे तो दिक्कत ही है। और इसी बात की तो टेस्ट है, एग्ज़ाम इस बात का टेस्ट थोड़ी होता है कि आपको कितना आता है, आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं, इस बात का टेस्ट है। आता तो बहुत से लोगों को बहुत कुछ है जो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। ये थोड़ी कहेंगे हमें जो सिलेक्ट हो गए उन्हें बहुत कुछ आता था, बस उन्होंने उस दिन परफॉर्म अच्छा किया, इतना ही फ़ायदा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला पॉडकास्ट। अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है आपको ना लगा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को या फिर इस पॉडकास्ट को तो आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी वगैरह में लगे हुए हैं। और हाँ, आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हों जो आप ये चाहते हो कि भैया अगली बार मैं जिसको भी बुलाऊं अपने पॉडकास्ट पर, तो वो आपके उन क्वेश्चंस के जवाब दें या फिर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन वगैरह दें आपको उस पॉडकास्ट में, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे अभी मैंने इससे पहले ये कमेंट सेक्शन वाला मतलब आप लोगों से ये नहीं पूछा था, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कम रह गए हों यहाँ पर। और धीरे धीरे जब हम मतलब टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए मिले और आपको वीडियोस वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा भी आए। तो भैया अगर आपको ये वाली वीडियो या फिर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में या फिर नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।